हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स की जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स, कि सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कीटोन्स को बना सकते हैं। और इस रिएक्शन के लिए सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनाने के लिए जो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये सोडियम डाइक्रोमेट और पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में, पोटासियम परमैंगनेट ये भी एसिडिक कंडीशन में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये भी एसिडिक कंडीशन में। तो एसिडिक कंडीशन में अगर जनरली हम पोटासियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन प्रिपेयर हो जाता है। तो ये है सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाने का मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये मॉलिक्यूल लिया है 2 हाइड्रोक्सीब्यूटेन। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यहाँ पे हमने पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में लिया है, तो जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब दो एडजेसेंट एटम से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। इस केस में हमारे पास एक एडवांटेज क्या है कि सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से सिर्फ कीटोन ही बनता है। यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है कि कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए जैसा कि एल्डिहाइड के केस में होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से सिर्फ कीटोन तक ही जाती है, फर्दर रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक अच्छा मेथड है कीटोन बनाने का। नेक्स्ट मेथड अभी हम देखते हैं, ये है ओपन योर ऑक्सीडेशन। ये एक नेम रिएक्शन है ओपन योर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल को एसीटोन में मिक्स करते हैं और साथ में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये इस रिएक्शन का मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको ऐड करते हैं, फिर हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं। तो जब ये हीट किया जाता है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से यहाँ पे कीटोन बन गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे ये कीटोन बन गया है। और इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर ये डबल बॉन्ड आया है। अब हम इस एसीटोन को क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं ये इस एसीटोन की रिडक्शन कर देंगे। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इस एसीटोन की रिडक्शन हो रही है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे, और ये हमारा आइसोप्रोपेनॉल यहाँ पे बन जाएगा साथ में। तो ये है ओपन योर ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हमने लास्ट सेमेस्टर में जब हम बीएससी 3rd ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है। थर्ड जो मेथड है कीटोन को प्रिपेयर करने का वो है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। जैसा कि हमने एल्डिहाइड की जब हमने प्रिपरेशन की बात की थी, तो जब अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैसे करवाई जाती है कि एल्कोहल्स के वेपर बनाते हैं हम और उन वेपर्स को हॉट कॉपर मेटल जो होती है उसके ऊपर से पास करवाते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। तो जब सेकेंडरी एल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाई जाती है तो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनता है। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये कॉपर मेटल है, इसको हमने हीट कर रखा है। तो सेकेंडरी एल्कोहल के जब हम वेपर को कॉपर मेटल के ऊपर से पास करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिमूव होगा। जब 2 एडजेसेंट एटम से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये कीटोन इस तरह से बन गया है और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है।
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये आइसोप्रोपेनॉल लिया है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन यहाँ पे लिया हुआ है। इसको जब हम कॉपर के हीटेड कॉपर मेटल के ऊपर से इसको पास करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब दो एडजेसेंट एटम के अंदर से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं, जैसे इस कार्बन के एडजेसेंट में ऑक्सीजन है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला, तो ये डबल बॉन्ड आ गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई है। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी एल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज करके भी हम कीटोन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में भी हमने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब भी हम एल्काइल नाइट्राइल, ये एल्काइल नाइट्राइल होते हैं, RCN टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो एल्काइल नाइट्राइल होते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये R वाला जो ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, ये वाला यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करता है। अब ये कार्बन पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एल्काइल वाला पार्ट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कार्बन की ऑलरेडी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, चारों वैलेंसीज यहाँ पे कार्बन की कंप्लीट है। अब 5वां बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता है, इसीलिए यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होके नाइट्रोजन के ऊपर मूव कर जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस नाइट्रोजन के ऊपर जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये R नेगेटिव के साथ में ये जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, वाटर के अंदर एसिड डाल के उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे इस इंटरमीडिएट के साथ। तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये कीटोन बन जाएगा RCOR-। ये R- कहाँ से आया है, ये R- जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो एल्काइल का पार्ट है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से जब एल्काइल साइनाइड, एल्काइल नाइट्राइल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें भी ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर माइग्रेट करेगा, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है सेम इसी तरह। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारा कीटोन बन जाएगा। इस कीटोन के अंदर भी जो एक एल्काइल ग्रुप होगा वो कहाँ से आएगा, एल्काइल लिथियम से। तो ये कुछ मेथड है कीटोन बनाने के लिए। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें CH3CN एसिटोनाइट्राइल यहाँ पे हमने लिया है, इसकी रिएक्शन करवाई है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे ये पॉजिटिव, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन पे मूव कर जाएगा, फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है, कैडमियम के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। जब भी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से करवाते हैं तो डाई एल्काइल कैडमियम में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैडमियम से माइग्रेट करके इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से ये Cl रिमूव हो जाता है। ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है कैडमियम पे, तो इसीलिए हमने 2 एसिड क्लोराइड के मोलिक्यूल लिए हैं और यहाँ पे ये 2 कीटोन के मोलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं। यहाँ से जो ये Cl निकलेगा वो कैडमियम के ऊपर आएगा। अब ये 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो यहाँ से 2 Cl निकलेंगे तो कैडमियम डाइक्लोराइड बन गया और कैडमियम के पास जो 2 एल्काइल ग्रुप थे वो इसके साथ है 2 एसिड क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके ये कीटोन यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एसिड क्लोराइड होता है हमारा
उसमें ये वाला जो R ग्रुप है ये एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। तो एसिड क्लोराइड के जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ये R ग्रुप एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, मतलब ये बेंजीन रिंग भी हो सकती है R ग्रुप, और नॉर्मल कार्बन की चेन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो R डैश है, कैडमियम के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वो या तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए या फिर अराइल ग्रुप, या तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए या फिर अराइल ग्रुप। वो सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे होगा तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसकी हमने डाईमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाई है। तो जैसा कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एसिड क्लोराइड और डाई एल्काइल कैडमियम की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कैडमियम के पास जो एल्काइल ग्रुप होगा वो कैडमियम से ट्रांसफर होके इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आ जाएगा और Cl यहाँ से ट्रांसफर होके कैडमियम के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये Cl को इधर कैडमियम के पास जाना है और कैडमियम के जो एल्काइल ग्रुप है इसको कार्बोनाइल कार्बन पे आना है, तो ये एसीटोफिनोन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्काइल और अराइल लिथियम कंपाउंड्स। एल्काइल और अराइल लिथियम कंपाउंड्स के साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमारे पास कीटोन्स फॉर्म होते हैं। कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, ये हमारा एल्काइल लिथियम है, जैसे यहाँ पे ये एल्काइल है ये लिथियम, तो इनको बोलते हैं एल्काइल लिथियम, ये एल्काइल लिथियम है। तो क्या होगा, एल्काइल लिथियम में ये R नेगेटिव है, तो ये R नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होगा। अब ये R नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ था। अब ये ट्रांसफर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो लिथियम पे कैसा है, पॉजिटिव। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ गया OLi, और ये वाले OH में से भी ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो H यहाँ से निकल जाता है और ये जो O नेगेटिव यहाँ पे बनेगा उसके साथ भी लिथियम यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये इस टाइप से हमारा जब एल्काइल लिथियम इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैच होता है तो इस टाइप से ये इंटरमीडिएट बनता है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये OLi, यहाँ पे भी OLi, यहाँ पे H आ जाएगा, H मतलब ये प्रोटॉन आ जाएगा, वाटर का यहाँ से प्रोटॉन निकल के इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दो लिथियम हाइड्रोक्साइड के जो मोलिक्यूल हैं या दो जो मोल होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। 2H2O में से H का एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरे वाले H2O का एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब जो OH बच गया, एक वाटर का OH यहाँ पे, दूसरे वाले वाटर का OH इसके साथ, तो दो लिथियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे मोल यहाँ से रिलीज होंगे। इसके बाद अब हमें पता है एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, इस वाले कार्बन से ये OH और इस वाले ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन। और जब हमें पता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से एडजेसेंट एटम में से जब दो ग्रुप रिमूव होते हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये यहाँ पे हमारा कीटोन फॉर्म होगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कीटोन के लिए वो है बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। कि अगर हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, अगर उनको हम हीट करते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं कि वो डिस्टिल होने लग जाए, तो हमें मिलेगा कीटोन। अब ये कीटोन बनाने के लिए जो कैल्शियम सॉल्ट होने चाहिए
वो फॉर्मिक एसिड के सोल्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मिक एसिड के सोल्ट होंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मिक एसिड से के अलावा किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और ये कीटोन यहाँ से डिस्टिल होके हमारे पास दूसरे बीकर में आ जाएगा। तो डिस्टिलेशन से भी हम इस तरह से कैल्शियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर उनको हम डिस्टिल करते हैं तो हमारे पास कीटोन फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। और तो हम क्या देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करके हम सिर्फ वही कीटोन्स बना सकते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, कि जैसे ये कीटोनिक ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे भी ये कीटोनिक ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से जो कीटोन बनेंगे उसमें कीटोनिक ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा। तो क्या होता है इसमें, हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं या कोई भी एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो, साथ में एसिड क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है एसिड क्लोराइड, और एक कैटलिस्ट भी हम लेते हैं। वो कैटलिस्ट जनरली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, और दूसरे लेविस एसिड भी ले सकते हैं हम, लेकिन जनरली एल्यूमिनियम क्लोराइड को ही हम लेते हैं, या FeCl3 भी ले सकते हैं। तो एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो बेंजीन हो गया यहाँ पे एसिड क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बेंजीन का ये जो एक हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एसिड क्लोराइड का ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, और ये RCO ग्रुप यहाँ पे बेंजीन के यहाँ पे जिस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उस पोजीशन पे ये अटैच हो जाएगा, साथ में यहाँ पे HCl बनेगा। ठीक है, वो HCl इस AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है इस टाइप से, AlCl4 और ये H, ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव। अब नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देखें तो इधर हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजोयल क्लोराइड है, ये भी एक एसिड क्लोराइड है, इसका नाम बेंजोयल क्लोराइड है, बेंजोयल क्लोराइड। तो बेंजीन उसके साथ में ये एसिड क्लोराइड बेंजोयल क्लोराइड लिया है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो यहाँ बेंजीन के यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये बेंजोयल क्लोराइड का ये क्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से, और ये जो ग्रुप है ये बेंजीन के इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप है यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का यूज करके कीटोन्स बना सकते हैं। इन रिएक्शन के मैकेनिज्म हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर हमने पढ़ा है तो उसमें इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़े हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हम जहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ा है, और फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे भी हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो मैकेनिज्म की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये जो रिएक्शन है इससे भी हम कीटोन्स बना सकते हैं, लेकिन ये जो एल्काइन होनी चाहिए ये इथाइन नहीं होनी चाहिए। कि ये वाली एल्काइन के अलावा, इस इथाइन के अलावा बाकी कोई भी एल्काइन हो, अगर उसकी हम हाइड्रेशन रिएक्शन करवाएंगे, इसमें H2O डालेंगे, प्लस में यहाँ पे H2O और है इधर इस रिएक्टेंट साइड में, तो एल्काइन प्लस में H2O, मर्क्यूरिक सल्फेट और ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में जब हम वाटर ऐड करेंगे एल्काइन के अंदर तो वाटर का एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वाटर का OH इधर ऐड होगा, तो H यहाँ पे ऐड हो गया है, OH इधर। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये इनोल फॉर्म में है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इनोल फॉर्म में है। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हम इनोल। तो इनोल में क्या होता है, ये जो
हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इधर आता है, ये इधर, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटके इस कार्बन पे चला जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ इस ऑक्सीजन से हटके इस कार्बन पे आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इनोल फॉर्म से ये कीटो फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे। तो ये कीटोन यहाँ पे बन गया। तो हाइड्रेशन जब अगर हम एल्काइन की करवाते हैं तो उससे भी कीटोन्स फॉर्म होते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे कीटोन्स के लिए। एल्डिहाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स। इसके बाद अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट। अब अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये गैसीय स्टेट में होता है। फॉर्मल्डिहाइड हमारा गैसीय स्टेट में होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको कि जो भी लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, शार्प अनप्लीजेंट स्मेल होती है। लेकिन जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, हायर जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होंगे उनकी स्मेल प्लीजेंट होती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट होती है, लोअर एल्डिहाइड हमारे शार्प और अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी हम इस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं या मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो जिन भी कंपाउंड्स का या जिन भी मॉलिक्यूल्स का ये कंपैरिजन हो रहा है उनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंपैरिजन वैलिड होता है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। अब ऐसा इसका क्या रीजन है, ऐसा कम क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल्स और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए उनको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और हमें ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स। अब जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो ईथर्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, कि जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, ये इस टाइप से ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ईथर्स क्या होते हैं? ROR, ये हमारे ईथर्स होते हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो ईथर्स होते हैं उनके साथ अगर एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करते हैं तो उस केस के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ईथर्स और हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, उनके बीच में जब पोलैरिटी नहीं है तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो पोलर नेचर होता है। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो पोलर हो जाते हैं, और पोलर नेचर होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव। तो इस टाइप से इनके जो पोलर नेचर है उसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और पोलर नेचर होने की वजह से ही एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से और ईथर से। लेकिन जो हमारे एल्कोहल्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनसे एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जनरली बात की जाती है, वो है सोल्यूबिलिटी। तो थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे पास लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, हायर एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, वो लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ये जो हम बात कर रहे हैं वाटर के अंदर बात कर रहे हैं। तो जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल होंगे। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन कम है या ज़्यादा है। लोअर एल्डिहाइड जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी का जो रीजन है, रीजन अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वो है ड्यू टू द intermolecular hydrogen bonding, due to the intermolecular hydrogen bonding between water molecules and molecules of aldehyde or ketones, molecules of aldehydes और कीटोन्स। कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें और वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही एल्डिहाइड और कीटोन की वाटर में सोल्यूबिलिटी होती है। अब कैसे होती है सोल्यूबिलिटी, ये कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि ये हमारे पास जैसे कोई एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और इसमें यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का, वाटर का ये हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही लोअर एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये एल्डिहाइड की बात की, यहाँ पे ये कीटोन हो तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन है वो मैंने बताया लेस सोल्यूबल होते हैं या फिर इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। उसका क्या रीजन है कि जब ये जो कार्बन हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ये जो ग्रुप बड़े हो जाएंगे, ये आर ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाएगा कार्बन इंक्रीज होने की वजह से, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी तो एल्डिहाइड और कीटोन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे, या ये फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक हो जाएगी। इससे एल्डिहाइड और कीटोन की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।